नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेज में आज फिर से आपका स्वागत है। और हम जीव जगत के बारे में पहला पाठ हमारा स्टार्ट था और उसी कड़ी में आज हम पढ़ेंगे जैव विविधता के बारे में। है क्या है जैव विविधता? देखो, विविधता यानी डाइवर्सिटी। विविधता का क्या अर्थ होता है? डाइवर्सिटी यानी अलग अलग जातियों, अलग अलग प्राणी। अब हमारे पृथ्वी पर अनेक जीव जंतु निवास करते हैं। लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में जीव जंतु हैं, वो यहाँ पर क्या करते हैं? निवास करते हैं। हमने पहले बात की थी, सूक्ष्म जीव भी होते हैं, बड़े जीव भी होते हैं, विशालकाय जीव भी होते हैं, एक कोशिकी भी होते हैं, बहुकोशिकी भी होते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जीवों में डाइवर्सिटी पाई जाती है, विविधताएं पाई जाती है। विविधता यानी अलग अलग प्रकार के, अलग अलग प्रकार है। जीव सजीव तो है सभी, लेकिन वो क्या है? सब एक जैसे नहीं है, सब एक जैसे नहीं है, अलग अलग प्रकार के सजीव हैं। तो उन सबको क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं। उनमें सब में अंतर पाया जाता है। एक जीव दूसरे जीव से काफी लक्षणों में क्या होता है? भिन्न होता है। ठीक है, तो हमारे पृथ्वी पर अनेक जीव जंतु निवास करते हैं। उन सबको पहचानना व उनका नामकरण करना बहुत कठिन है। सभी जंतुओं को हम एक एक, जितने भी पूरे इससे यहाँ पर पृथ्वी पर जितने भी जंतु या पेड़ पौधे पाए जाते हैं, हम उनको पहचान सकते हैं क्या? हर एक को पॉसिबल नहीं है ना? ये सब पॉसिबल नहीं है, और ना ही हम उनके नाम बता सकते हैं। हम सिर्फ कुछ एक पौधों को, कुछ एक जंतुओं को पहचान सकते हैं, उनको नाम बता सकते हैं ना? ठीक है, उनकी विशेषताएं बता सकते हैं, लेकिन हम सभी जंतुओं को, सभी पेड़ पौधों की विशेषताएं बताने में सक्षम नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा माना गया है कि पृथ्वी पर जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन जातियां पाई जाती हैं। इतनी देखो मिलियंस में पाई जा रही हैं। तो आप बताओ, इतने जंतुओं को और इतने पौधों को हम उनके नाम, उनको पहचान सकते हैं क्या? नहीं पहचान सकते। क्या उनको हम पहचान नहीं सकते? एक तो ये कारण है कि इनकी बड़ी संख्या बहुत ज्यादा है, इसका नाम उनको नहीं पहचान सकते। फिर दूसरा एक कारण ये भी है कि सभी पौधे, सभी प्रकार के जंतु वो एक ही प्रकार के भौगोलिक क्षेत्रों में निवास नहीं करते। एक ही प्रकार के भौगोलिक क्षेत्रों में निवास नहीं करते, यानी पूरे विश्व के अंदर अलग अलग स्थानों पर उनकी विशेषताओं के अनुसार अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं। एक ये भी कारण है कि हम उनको नहीं पहचान सकते या हम उनको जानते ही नहीं है। और ऐसी भी बहुत सी प्रजातियां अभी भी हैं जिनके बारे में मनुष्य को
अभी तक कुछ भी ज्ञान नहीं हुआ है ना। तो इतनी तो 1.7 से 1.8 मिलियन तो प्रजातियां है ही ऑलरेडी, ये तो ज्ञात हैं कि भाई इतनी हैं, इतनी जीव जंतु पेड़ पौधे मिलाकर इतनी मात्राओं में क्या है ये संख्या उपस्थित हैं। लेकिन फिर भी ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं, अभी भी ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां पर और भी जीव जंतु पाए जाते हैं, पेड़ पौधे हैं अलग अलग प्रकार की किस्मों के, लेकिन उनके बारे में अभी ज्ञात नहीं किया जा सका है, उनको ढूंढा ही नहीं जा सका है, ये ऐसा अंदाजा लगाया गया है। अब इतनी बात हो गई, हमने कहा था कि भाई जो डाइवर्सिटी है वो भौगोलिक क्षेत्रों के कारण भी पाई जा रही है, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में। जैसे पहले आपको पता है कि पहले सारा का सारा विश्व है, पूरा संपूर्ण विश्व है, क्या था, ये पूरी पृथ्वी ये एक ही खंड में थी, एक ही थी। अभी जो आपको 7 जो महासागर हैं, है ना, दिखाई देते हैं, वो नहीं थे। यानी पूरा जो खंड है, पृथ्वी का पूरा जो टुकड़ा है वो एक जुड़ा हुआ था, आपस के अंदर आपस में जुड़ा हुआ था। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे अब जुड़ा हुआ था, तो इसका क्या था कि यहां पर जो जीव पाए जा रहे थे वो क्या आपस के अंदर किधर भी विचरण कर सकते थे। यहाँ के जीव इधर चले गए, इस भूभाग में चले गए, यहाँ के इधर आगे इधर चले गए। मतलब कहने का तात्पर्य है इस पूरी पृथ्वी पर वो कहीं पर भी भ्रमण कर सकते थे। कब? महासागरों के निर्माण से पहले। अब क्या हुआ, अब धीरे धीरे क्या हुआ कि इनमें ये जो भाग थे पृथ्वी का जो भाग है वो अलग होने लग गया। धीरे धीरे यहां से क्या हो गया, यहां बीच में मान लो दरार आने लग गई और ये भाग है इस भाग से अलग हो गया अलग। ठीक है, ये एक अलग भाग हो गया इतना सा, और ये नीचे वाला अलग भाग हो गया। तो इस भाग को तो कहते हैं अंगारा। ऊपर वाला जो भाग था अंगारा लैंड, और ये देखो आगे ज्योग्राफी में भी है और आप साइंस के रूप में भी समझ सकते हो। और ये नीचे वाला जो भाग बन गया, ये बन गया गोंडवाना लैंड। 2 भाग बन गए। कब? जब इनके अंदर विच्छेदन हुआ। पहले पूरी पृथ्वी एक ही थी, है ना, सागर और महासागरों का निर्माण नहीं हुआ था। जो जीव है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहीं पर भी आ जा रहे थे, विचरण कर रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब जब ये पृथ्वी है वो 2 भागों में, 2 हिस्सों में टूट गई। कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में। ऊपर वाला हिस्सा अंगारा लैंड कहलाया, नीचे वाला हिस्सा गोंडवाना लैंड कहलाया। तो अब इनके बीच में क्या आ गया, इनके बीच में सागर बन गए, जल आ गई, जल राशि आ गई। क्या आ गई? जल राशि आ गई। तो अब जब बीच में जल आ गया और ये हिस्सा अलग हो गया, तो इससे हुआ क्या कि जिस समय ये अलग अलग हुए, पृथ्वी के दोनों खंड अलग अलग हुए, तो जिस समय जो जीव जहां पर था वो वहीं पर ही होकर रह गया। जो जीव जहां पर था वो वहीं का होकर रह गया। सपोज कीजिए कि पहले ये वाला जीव यहां पर था, मान लो ये यहां पर था, और जब ये पृथ्वी के 2 खंड हुए, बीच में महासागर आया, जल राशि आई, पानी आया, उससे थोड़ा कुछ समय पहले ही ये सजीव यहां पर आ गया होगा। तो अब उसको वापस जाने का रास्ता थोड़ी मिलेगा, कैसे जा पाएगा वापस? नहीं जा पाएगा। क्योंकि बीच में क्या आ गया है, ये जल आ गया है, महासागर का निर्माण हो गया है, और ये 2 खंडों में टूट गई है पृथ्वी। अब 2 अलग अलग खंड बन गए हैं। तो अब ये जीव है वो अपने वापस से जहां से आए थे उधर नहीं जा पाएंगे। तो अब क्या होगा कि जो जीव जहां पर था वहीं का होकर रह गया, और उस वातावरण के प्रति अपने आप को उसने क्या किया, अनुकूलित कर लिया। हो सकता है प्रारंभ के अंदर उसको कुछ परेशानी हुई होगी,
उसे कुछ मुश्किल हुई होगी अपने आप को उस वातावरण में अनुकूलित करने के लिए। क्यों? क्योंकि मान लो ये इस वातावरण से आया है, इधर वाले इस भाग वाले वातावरण से आया है, यहाँ पर आकर ये फंस गया, अब जा नहीं सकता। बीच में पृथ्वी के दो भाग हो गए, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड बन गया। तो फिर उसने क्या किया, धीरे धीरे इस स्थान की जो जलवायु है, वातावरण है, उसके प्रति वो एडजस्ट हुआ, अनुकूलित हुआ और यहाँ पर ही जीवन यापन करने लग गया। तो जो जीव जहां पर था वो वहीं का होकर रह गया। इसीलिए आपने देखा होगा कि कुछ जो जीव हैं वो सिर्फ कुछ क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो दूसरे क्षेत्रों में जा ही नहीं पाए। इसलिए जब दूसरे क्षेत्रों में नहीं गए तो उनका क्या वहां पर विकास नहीं हुआ। जैसे हम बात करें कि भाई जो कंगारू हैं, कंगारू वो कहां पर पाए जाते हैं? कंगारू वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं। तो जो कंगारू है वो कहां पर पाए जा रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया में। दूसरे स्थान पर क्यों नहीं पाए जाते भाई? वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही क्यों पाए जाते हैं? क्यों? क्योंकि वही बात आ जाती है कि जिस समय पृथ्वी के जो टुकड़े हो रहे थे, पृथ्वी के हिस्से अलग अलग हो रहे थे, उस समय वो कंगारू कहां पर था? इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में विद्यमान था। फिर अब वहीं का होकर रह गया, वो दूसरे स्थानों पर उसकी प्रजातियां जा ही नहीं पाई, बीच में जलराशि आ गई, तो कैसे जा पाएंगे वो? इसलिए वो वहीं का हो गया। इसी प्रकार जैसे एक आपके जिराफ है, जिराफ ये सिर्फ कहां पर पाया जाता है? ये सिर्फ अफ्रीका महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप में, है ना। जिराफ आपको कहां मिलेगा? अफ्रीका महाद्वीप में मिल सकता है। ठीक है, अब ये भी इसी कारण अफ्रीका में रह गया कि जिस समय ये भाग अलग अलग हुए थे तो जिराफ कहां था? अफ्रीका महाद्वीप में था। तो अफ्रीका महाद्वीप में यदि हो सकता है कि ये जिराफ ऑस्ट्रेलिया में होता तो ये कहां पर रहता? उस समय ऑस्ट्रेलिया में निवास कर रहा होता, लेकिन ये जब खंड अलग अलग हो रहे थे तब ये कहां पर था? अफ्रीका में था, है ना। इसी प्रकार ये आपके एक पक्षी आता है कीवी पक्षी। कीवी ये सिर्फ कहां पाया जाता है? न्यूजीलैंड के अंदर। ऑस्ट्रेलिया का एक पड़ोसी देश है न्यूजीलैंड। तो इसका कहने का तात्पर्य ये है कि जो जीव जिस समय जहां पर थे वो वहीं के होकर रह गए। इसलिए अभी हम यहाँ पे ये बात कर रहे थे कि ऐसी बहुत सी प्रजातियां हैं पौधों की, जंतुओं की, जिनके बारे में अभी भी क्या है? कुछ ज्ञात नहीं है, उनका नाम भी पता नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी वो कहीं ऐसी उनको ज्ञात ही नहीं किया जा सका है, उनको ढूंढा ही नहीं जा सका है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई। अच्छा, अब क्या है? उसके बाद में मान लो हमने इनको पहचान लिया, कर लिया, तो इन सजीवों की सभी प्रजातियों को पहचानना, वे उनका नामकरण करना कठिन होता है। अब मान लो पहले बात तो हमें कोई प्रजाति मिल गई है, पौधे की या जीव की, है ना, जंतु की प्रजाति हमें दिख गई है, तो पहली बात तो हमें क्या है? उसको पहचानने में दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि हमें कब पहचानेंगे? जब उसके लक्षणों के बारे में हमें ज्ञान हो। तो हमें उसके गुणों के बारे में कुछ ज्ञात नहीं है, और जब गुणों के बारे में कुछ पता नहीं है तो उसका नाम भी नहीं पता कर सकते कि इसका नाम क्या है। तो ये दो बड़ी समस्याएं आती हैं, एक तो जीव को पहचानना और उसका नामकरण। पहचानेंगे किसके आधार पर? लक्षणों के आधार पर हम पहचानेंगे, लक्षणों के आधार पर हम पहचानेंगे। तो इस प्रकार बहुत से सजीव हैं जिनको अभी भी पहचाना नहीं जा सका है और अभी भी उनका नामकरण नहीं किया जा सका है। लेकिन वैज्ञानिकों ने क्या किया कि जिन काफी मात्रा में, काफी संख्या के अंदर सजीवों को पहचाना है और उनका नामकरण किया है, अब लेकिन यहाँ पर एक समस्या आ जाती है
यहाँ पर ये समस्या आ जाती है कि हमने अभी बात की है कि भाई लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन है वो पेड़ पौधे जीव जंतुओं की क्या है प्रजातियां हैं, ठीक है। और इतनी मात्रा में ये संख्या है इनकी बहुत सी, और इतनी बड़ी दुनिया है, तो इनका नाम क्या है? इनको नाम तो फिर सब अलग अलग कहेंगे ना। जैसे कोई हाथी को मान लो मोर है, मोर को अब यहां पर ही देख लो आप कि हमारे देश के अंदर मोर है तो उसको हिंदी में कुछ और कहेंगे, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, बंगाली में, सब अलग अलग भाषाओं में हो सकता है कुछ अलग अलग कहें, है ना। कोई मान लो कौवा है तो कौवे को राजस्थानी में क्या कहेंगे, बंगाली में क्या कहेंगे, उड़िया में क्या कहेंगे, आसाम की भाषा में। तो यहाँ पर इतनी विविधता हो गई कि एक ही चीज को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जा रहा है ना। यदि कोई उड़ीसा का व्यक्ति यहाँ पर आता है और कौवे के बारे में बताता है, आप थोड़ी इसको समझ सकते हो कि किसके बारे में बात कर रहा है ना। बिना वो इशारा इसको इंगित किए हुए यदि वो उसके बारे में बात करता है तो हम नहीं समझ सकते कि किसके बारे में बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो कौवे का जो नाम है उसने अलग लिया है। इसी प्रकार ये समस्या क्या होती है पूरे विश्व के अंदर भी आती है, जंतुओं के बारे में, पौधों के बारे में। जैसे मान लीजिए यहाँ हमारे हिंदी के अंदर एक नीम के पेड़ को हम नीम कहते हैं, तो पूरे विश्व के अंदर उसको नीम का पेड़ थोड़ी कहेंगे, अलग अलग भाषाओं में उसका नाम अलग अलग होगा। आम को हम आम कहते हैं तो जरूर थोड़ी सभी पूरे दुनिया के अंदर। अब आप कह सकते हो सर मैंगो कहते होंगे आम को, तो मैंगो तो इंग्लिश का नाम हो गया, है ना। मैंगो क्या हो गया, अंग्रेजी वर्णमाला का नाम हो गया। तो जरूरी थोड़ी है कि सभी देशों के अंदर उसको मैंगो को, आम को मैंगो ही कहें। हम कहाँ कहते हैं मैंगो, हम आम भी कहते हैं ना हिंदी के अंदर। तो इसी प्रकार विश्व के अनेक भाषाओं के अंदर, अलग अलग हिस्सों के अंदर, या जितने भी प्रजातियां हैं, जातियां हैं, इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई लोमड़ी है, खरगोश है, शेर है, हिरण है, इनको अलग अलग देशों की भाषाओं में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब क्या होता है, हमने यहाँ तक बात कर ली कि भाई लाखों की संख्या में जातियां प्रजातियां हैं पेड़ पौधों की, वो यहाँ पर विद्यमान है। सबको नाम देना क्या होता है, अलग अलग विश्व के अंदर उनका क्या है, नाम अलग अलग है। तो फिर अब सभी सजीवों को पूरे विश्व में एक ही नाम से जाना जाए, पूरे विश्व में एक ही नाम से जाना जाए, ताकि कोई कहीं जहां पर भी कोई जो जीव रह रहा है उसके बारे में जब अध्ययन किया जाता है, उसके वो अध्ययन कहीं प्रकाशित होता है तो पूरे विश्व के अंदर उस अध्ययन को ग्रहण किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जिसका अध्ययन किया जा रहा है उसका जो नाम है वो पूरे विश्व में एक है। तो कहीं पर भी कोई व्यक्ति बैठा है उस अध्ययन को पढ़ेगा तो उसको पता चल जाएगा कि भाई ये किसके बारे में बताया गया है। लेकिन उसका यदि नाम सब में अलग अलग विश्व के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम होगा तो उसको पहचान नहीं पाएंगे कि भाई ये अध्ययन तो है लेकिन किस चीज का है, ठीक है। इसके लिए काफी प्रयास किए गए और पूरे विश्व में सभी पादपों को एक विशिष्ट स्पेसिफिक नाम देने के लिए ICBN यानी इंटरनेशनल
आई से इंटरनेशनल, सी से कोड ऑफ बोटेनिक नोमेनक्लेचर, ठीक है, आईसीबीएन। अब ये आईसीबीएन कर क्या रही है? ये आईसीबीआर वैज्ञानिकों का एक समूह है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिक नोमेनक्लेचर। ये जितनी भी पादप जातियां हैं उनका एक विशिष्ट नाम दे रही है, उन सबको एक वैज्ञानिक, और इस नाम को किसको, जो कि आईसीबीएन दे रही है किसी को भी, इस नाम को वैज्ञानिक नाम कहा जाता है, बॉटनिकल नेम। आप इसको बॉटनिकल नेम भी कह सकते हैं। बॉटनिकल नेम, वैज्ञानिक नाम का मतलब क्या है कि जैसे मान लो मोर है। अब मोर को विश्व के अनेक हिस्सों में, मैंने क्या कहा अभी बताया था आपको, अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने क्या किया कि वैज्ञानिकों ने इसका एक विशिष्ट नाम रख दिया। वैज्ञानिकों ने इसका एक विशिष्ट नाम रख दिया। क्या नाम रख दिया? जैसे मान लो मोर का नाम रखा है पेवो क्रिस्टेटस, ठीक, पेवो क्रिस्टेटस रख दिया उन्होंने। अब क्या हुआ? अब ये विशिष्ट नाम हो गया, किसका हो गया? ये मोर का। तो अब जब वैज्ञानिक भाषा में बॉटनी हम पढ़ेंगे, कहीं किसी विश्व के किसी भी कोने में यदि बॉटनी पढ़ी जा रही है, वनस्पति विज्ञान जूलॉजी पढ़ी जा रही है, तो वो उसको मोर की जगह क्या लिखेगा? पेवो क्रिस्टेटस लिखेगा। यदि हम यहाँ पर हिंदी के, हमारे अंदर भी, यहाँ पर इंडिया के अंदर भी है, तो क्या आएगा? पेवो क्रिस्टेटस। तो अब पेवो क्रिस्टेटस का मतलब क्या है कि दूसरे क्षेत्र का व्यक्ति, दूसरे देश का व्यक्ति भी उसको पता चल जाएगा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं। यदि हमने पेवो क्रिस्टेटस की जगह मोर लिखा होता तो हम तो समझ जाते, लेकिन अन्य क्षेत्रों के, अन्य स्थानों के विद्यार्थी है, आवश्यक नहीं है वो इस चीज को समझ जाएं, क्योंकि उनको पता ही नहीं मोर कहते किसे हैं। इसलिए पूरे जो आईसीबीएन है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिक नोमेनक्लेचर, उन्होंने क्या किया? एक विशिष्ट नाम दिए सभी प्राणियों को, सभी पेड़ पौधों को, और उस नाम को क्या कहते हैं? वैज्ञानिक नाम कहते हैं। और ये वैज्ञानिक नाम है, जो वैज्ञानिक नाम है, ये पूरे विश्व में एक ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है ना। आप चाहे अमेरिका जाओगे तब भी मोर को पेवो क्रिस्टेटस ही आपको नाम मिलेगा, वैज्ञानिक नाम। चाहे आप अफ्रीका में जाओगे, अफ्रीका में भी यही मिलेगा। कहीं पर भी जाए तो जो वैज्ञानिकों ने तय कर दिया कि भाई अब इन जंतुओं का, इन पौधों का जो वैज्ञानिक नाम है वो एक ही रहेगा। पूरे विश्व के अंदर कहां पर भी जाए, पूरे विश्व के अंदर कहीं पर भी जाए, आपको वैज्ञानिक नाम सेम मिलेंगे। ऐसे नहीं अलग अलग देशों में वैज्ञानिक नाम भी अलग अलग मिलेंगे ना, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे एक राना टिग्रिना है, ये टिग्रिना, ये किसका है? मेंढक का वैज्ञानिक नाम है। तो ये राना टिग्रिना जो वैज्ञानिक नाम है, ये पूरे विश्व में एक ही है। हाँ, मेंढक को हम अलग अलग भाषा में अलग अलग कहते हैं। इंग्लिश में फ्रॉग कहेंगे, हिंदी में मेंढक कहेंगे, और भाषा में कुछ और इसको कुछ कहा जाता होगा, लेकिन वैज्ञानिक भाषा में पूरे विश्व में ये एक ही नाम रहेगा। क्या नाम रहेगा? राना टिग्रिना। ये किसका वैज्ञानिक नाम है? मेंढक का है। तो ये मेंढक का नाम एक ही रहेगा। इस प्रकार आईसीबीएन, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिक नोमेनक्लेचर, क्या करेंगे? ये पादपों को, इसको पादपों को विशिष्ट नाम देती है, वैज्ञानिक नाम देने का काम कर रही है। तो इसी प्रकार एक और संस्था है आईसीजेडएन, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिक नोमेनक्लेचर, ठीक है। ये क्या कर रही है? ये जंतुओं को वैज्ञानिक नाम प्रदान करती है। जितने भी जंतु हैं, ये तो पादपों के लिए है आईसीबीएन, है ना, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिक नोमेनक्लेचर, ये तो पादपों के लिए है। और आईसीजेडएन ये किसके लिए है? ये है जंतुओं के लिए, ठीक है, ये है आपके जंतुओं के लिए।
अब है आगे देखो, द्विपद नाम व्यवस्था। द्विपद नाम व्यवस्था कि भाई जो नाम दिया जा रहा है ना, वो किस प्रकार नाम दिया जाता है। द्विपद यानी किसी का हम वैज्ञानिक नाम लिखते हैं तो उसमें दो नाम होते हैं, है? किसी सजीव का वैज्ञानिक नाम लिखते हुए उसमें दो पद वर्णित होते हैं। दो पद वर्णित होते हैं, ये पहला बिंदु है। दो पद वर्णित होते हैं, कौन कौन से? वंश और जाति। वंश और जाति, देखो ये वंश, पहला नाम क्या होगा? वंश, और दूसरा नाम क्या होगा? जाति का। पहला नाम वंश, दूसरा क्या होगा? जाति। ठीक। अब वंश का नाम हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के जो कैपिटल लेटर है उसके द्वारा इंगित किया जाता है। यानी इसका जो वंश का जो पहला नाम है, वंश का जो पहला अक्षर है वो किससे इंगित किया जाएगा? अंग्रेजी के, जैसे मान लो कैपिटल के वर्णमाला है, उसमें आपके कैपिटल अक्षर से उसको इंगित किया जाएगा। जैसे मान लो वंश पी से शुरू हो रहा है, कैपिटल पी। आर से शुरू हो रहा है, कैपिटल आर। पहला नाम कैपिटल, पहले नाम का पहला अक्षर, वंश का पहला अक्षर क्या होगा? हमेशा कैपिटल में होगा। दूसरा जाति, यह नाम स्मॉल लेटर में, अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, यानी पहला लिखा जाएगा। इसमें सारा पूरा स्मॉल लेटर में ही होगा। तो ये द्विपद नाम पद्धति है। एक और फिर और इसकी क्या विशेषताएं होंगी? पहली चीज तो ये हो गई कि वंश और जाति का नाम लिखा जाएगा। पहले आएगा वंश, उसके बाद में क्या आएगा? जाति। ध्यान रखना, पहले क्या आएगा? वंश, फिर आएगी जाति। ये है, ये कैपिटल अक्षर में इसका जो पहला वर्ड है वो कैपिटल लेटर होगा, और ये स्मॉल लेटर का होगा, जाति। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या है? द्विपद नाम व्यवस्था। क्या नाम है इसका? द्विपद नाम व्यवस्था। ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है कि भाई ये जो नामकरण है, इसकी विशेषता हम कर रहे हैं। नामकरण लैटिनीकृत या लैटिन भाषा में लिखा जाता है ना, लैटिनी भाषा में लिखा जाता है। तो नामकरण होगा वंश और जाति का, ये कौन सी भाषा होगी? लैटिन भाषा होगी, लैटिनीकृत भाषा होगी। उसके बाद में एक पॉइंट और आता है कि मान लीजिए किसी वंश, किसी सजीव को दो वैज्ञानिक अलग अलग वैज्ञानिक नाम प्रदान करते हैं, तो पहले दिया गया नाम मान्य होता है। पहले दिया गया नाम, अब मान लीजिए कोई
अलग अलग स्थानों, अलग अलग जगहों पर दो वैज्ञानिक हैं, वो कुछ काम कर रहे हैं, वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं, और उन्होंने किसी जीव के बारे में पता लगाया, उसको वैज्ञानिक नाम दे दिया। हो सकता है उसी कालखंड में किसी दूसरे स्थान पर भी कोई काम कर रहा है उसी जीव पर, और उसने उसको नाम दे दिया, तो फिर ये पता लगाया जाएगा। और उन दोनों ने क्या किया, जाहिर सी बात है वो दोनों अलग अलग वैज्ञानिक नाम देंगे, कोई कुछ देगा अपने हिसाब से देगा, कोई दूसरा वाला अपने हिसाब से वैज्ञानिक नाम दे दिया उसको। तो अब नई जीव के बारे में उन्होंने पता लगाया है और वैज्ञानिक नाम भी दे दिया है। तो अब ये इसका दोनों ने वैज्ञानिक नाम भी दे दिए हैं, तो फिर इसको कौन सा वैज्ञानिक नाम रखा जाएगा? आईसीबीएन में और आईसीजेडएन में कौन सा नाम रखा जाए? दोनों ने अलग अलग नाम दिए हैं। तो फिर उसमें क्या होगा कि जिसने सबसे पहले वैज्ञानिक, जिसने सबसे पहले खोज की है, या जिसने सबसे पहले जो वैज्ञानिक नाम प्रदान किया, वो ही रखा जाएगा। दूसरे वाले को कहेंगे भाई तुम अभी रहने दो, इसने पहले खोज की। सबसे पहले खोजे गए वैज्ञानिक द्वारा वैज्ञानिक का नाम दिया जाएगा। ठीक है, जैसे टीनिया सोलियम लीनियस, ये मान लो 1768 के लगभग था, ये खोज की किताब था 1778 शायद, है ना। तो इसका कहने का मतलब क्या है, देखो नाम लिखा है लीनियस, और ये वैज्ञानिक नाम हो गया टीनिया सोलियम, और यहाँ पर वर्ष ये लिख दिया है। तो जो सबसे पहले खोज करेगा और जो सबसे पहले वैज्ञानिक नाम देगा, मान लो कहीं पर विवाद है कि भाई मैंने मेरे वाला वैज्ञानिक नाम रखो, तो जो जिसने सबसे पहले खोज की है, जिसने सबसे पहले वैज्ञानिक नाम दिया है, उसका नाम रखा जाएगा और यहाँ पर वर्ष भी लिखा जाएगा। ठीक है, एक चीज और आती है कि भाई इसके अंदर के इसमें आपको जो इटैलिक है ना, कंप्यूटर में हम देखते हैं ना इटैलिक फॉन्ट होता है। इटैलिक फॉन्ट में क्या होता है, जैसे थोड़ा तिरछा लिखा जाता है, अक्षरों को वंश जातियों के है ना तिरछा लिखा जाता है। तो इन वैज्ञानिक नामों को इटैलिक यानी तिरछा लिखा जाता है, इटैलिक या तिरछा लिखा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार यह आपकी क्या होती है, नामकरण पद्धति होती है। इसको किस प्रकार नाम दिया जाता है, बहुत से जीव जंतु हैं। अच्छा, इसमें भी फिर क्या होता है कि जो लगभग समान लक्षण वाले जो जीव होते हैं, हो सकता है अलग अलग जातियों के हों, हाँ, लेकिन जो समान लक्षण रखते हैं, जैसे शेर है, चीता वगैरह, इनमें लगभग समान से लक्षण पाए जा रहे हैं, इनके अंदर है ना, जातियां अलग अलग है, तो उनको फिर हम एक श्रेणी के अंदर रख सकते हैं। जैसे मांसाहारी की श्रेणी में इनको रख दिया है, तो फिर हम अध्ययन करने में क्या होती है, सुविधा होती है। अन्यथा क्या होगा, एक जीव के बारे में अलग अलग यदि हम अध्ययन करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। एक जीव के बारे में हर एक जीव के बारे में अध्ययन करेंगे, समान लक्षण रखने वाले जीवों के बारे में सबका अलग अलग अध्ययन करेंगे, तो ऐसा इसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा समय लगेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि समान लक्षणों वाले पौधों को या समान लक्षणों वाले जंतुओं को, लगभग समान लक्षण वाले, यदि बहुत ज्यादा भिन्नता तब तो नहीं, समान लक्षणों वाले और समान लक्षणों वाले पौधे और समान लक्षणों वाले जंतुओं को लगभग एक ही कैटेगरी के अंदर उन्होंने रखा है, जिसके कारण क्या होता है कि उनका अध्ययन करना आसान हो जाता है। इसी प्रकार अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं ये नामकरण व्यवस्था के अंदर कुछ नाम, जैसे मान लो मनुष्य की हम बात करें, मनुष्य का, तो उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियंस। क्या है, होमो सेपियंस। तो ये होमो क्या है, वंश, सेपियंस क्या हो गई, आपके जाति हो गई। इसी प्रकार मैंने अभी बताया था मेंढक, इसका क्या हो जाएगा, राना टिग्रिना। राना
टिग्रिना, ये क्या हो गया, मेंढक का वैज्ञानिक नाम हो गया। इसी प्रकार मोर की बात करें तो मोर का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा पेवोक्रिस्टस। ठीक है, और इसके अलावा जैसे बहुत से जो है, जो का क्या हो जाएगा, अराइजा सटाइवा। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो वैज्ञानिक नाम है उसमें पहला नाम वंश का होगा और दूसरा नाम क्या होगा, जाति होगी। ठीक है, और ये वंश और जाति, जो वंश होगा उसका पहला अक्षर क्या होगा, हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला का जो कैपिटल लेटर होगा उसके रूप में इसको लिखा जाएगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर हम इसके आगे देखेंगे। तब तक धन्यवाद।